भैया बहनों, आज हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ध्यान देंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह जो कार्य हम करते हैं वही कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरह से चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि जैसे कोई चालक है, प्रारंभ में हम जो आवेश इसको दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने आवेशित किया है, तो जो टोटल आवेश हमने इसको दिया है वह कितना दिया है, प्लस क्यू दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दे तो जो पहला पार्ट इसको हम देंगे, प्रारंभ इसका विभव क्या था, 0 था, तो जो हम पहला पार्ट देंगे आवेश का, तो उसको देने में ध्यान देंगे कि शून्य विभव होने के कारण जो किया गया कार्य था वो क्या था, शून्य होगा। लेकिन अब हमने एक पार्ट जब इसको दे दिया, अब यह आवेशित हो गया, तो आवेशित हो गया तो इसका अपना एक क्षेत्र हो गया। अब उस क्षेत्र में हम जब दूसरा आवेश लाएंगे तो आपको मालूम है, जब हम एक वैद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश लाते हैं तो उस क्षेत्र के कारण उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, उस बल के विरुद्ध हम उसको वहां ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए इसको हमने कुछ धन आवेश दे दिया, कुछ पॉजिटिव ये हो गया। अब अगला जब धन आवेशित कर इसके पास हम ले जाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने के कारण अब हमको यहाँ ले जाना है तो कुछ न कुछ कार्य अब करना होगा। अब वो कार्य हम लोग करेंगे तो वह कार्य इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब देखिए, अब अगला जो कुछ आवेश पहुंचा दिए, अब आवेशों की संख्या कुछ बढ़ गई। ठीक है, अब हम अगला जब फिर आवेश ले जाएंगे तो अब यहाँ पर यह जो आवेश है इनके कारण क्षेत्र और बढ़ जाएगा ना। अब इसके कारण अगला आवेश ले जाएंगे तो बल का मान और ज्यादा हो जाएगा, पहले से और अधिक, जिसके कारण और अधिक कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे जैसे हम आवेश को ले जाएंगे वैसे वैसे वहां पर और अधिक बल कार्य करना पड़ेगा, और बल अधिक कार्य करेगा तो जिसके कारण से उसकी, अगर हम उसे वहां पहुंचाते हैं तो उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य भी बढ़ता जाएगा और उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से अब यहाँ पर टोटल जो ऊर्जा और कार्य हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए दो तरीका है। पहला यह कि हम लोग यह मान ले कि जो प्लस क्यू आवेश हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको देने के समय में जो चालक का औसत विभव है वह क्या है। तो अगर हम मान ले कि शुरुआत में इसका विभव तो 0 था और अंत में देने के बाद जो विभव है वो उसको क्या मान ले, V, तो औसत जो विभव होगा वो क्या होगा, तो प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2 कर दें तो V/2। इस तरह से इसका औसत विभव V/2 हो गया। और हम लोग जानते हैं विभव की परिभाषा से विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इस तरह से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे Q। V का मान कितना है, औसत विभव V/2 है, इंटू आवेश Q, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 QV। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, विभव गुणे आवेश। तो यहाँ पर जो विभव लेंगे वो कौन सा विभव लेंगे, औसत विभव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो किया गया कार्य है वह आ गया 1/2 QV। यही कार्य तो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस तरह से उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QV हो जाएगा। ठीक है, यह एक पहला तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका और है, वह यह है कि हम लोग इसको कलन विधि से प्राप्त कर लें। देखिए उसे कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए कोई जो चालक था उस चालक की जो धारिता है उसको हम लोग C मान ले। ठीक है, और उसको शुरुआत में पहला आवेश हमने जो अल्प आवेश उसको दिया था, कुछ आवेश मान लेते हैं Q' आवेश दिए थे, और उस Q' आवेश देने से उसके विभव में जो परिवर्तन हुआ है या जो विभव उसका है वो V' है। तो हम लोग जानते हैं V और C बराबर क्या था, Q/V था। ठीक है, C बराबर Q/V ये जानते हैं। तो बताइए V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इसी का उपयोग हम लोग कर लें तो देखिएगा, प्रारंभ में हमने उसको कितना आवेश दिया, Q', जिसके कारण से उसका जो विभव है वो क्या हो गया, V'। तो उस स्थिति में V' बराबर क्या हो जाएगा, Q'/C। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। V बराबर Q/C का उपयोग किए हैं, हमने उसको Q' आवेश दिया जिसके कारण से उसका विभव V' हो गया। तो V' बराबर Q'/C इस फार्मूले से। ठीक है, अब चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हमने जब उसको कुछ आवेश दे दिया, अब उसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। और अब हम वहां पर एक अन्य किसी आवेश को ले जाते हैं तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि हम एक सूक्ष्म आवेश dq को ले जाते हैं, ठीक है। तो इतने आवेश को ले जाने पर जो कार्य करना होगा वह कार्य क्या होगा, तो सूक्ष्म आवेश ले गए हैं तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, तो विभव कितना हो पहले था उसका v डैश, ठीक है। विभव गुणे आवेश है, फार्मूला जानते ही होंगे आप लोग, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो वही विभव का जो फार्मूला था v = W/Q, उसी से विभव बराबर कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो विभव v डैश और आवेश कितना आवेश ले गए हैं dq, ठीक है। फिर से ध्यान दे देंगे, अभी पहले हमने कुछ आवेश दिया था q डैश, जिसके कारण से उसका विभव कितना हो गया था v डैश, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब हम v डैश आवेशित जो हमारा देखिए ये जो आवेशित गोला है जिसका विभव कितना है v डैश, इसके पास हम एक अन्य आवेश जब ले जा रहे हैं कितना dq ले जाएंगे, तो dq ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, तो विभव कितना है v डैश और कितना आवेश ले जा रहे हैं dq, ठीक। अब देखिए v डैश का मान भर दीजिए, तो q डैश/c × dq, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना है, तो संपूर्ण आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा, तो संपूर्ण आवेश कितना मान लेते हैं वह q है। तो इस तरह से संपूर्ण कार्य जो होगा वह इसी का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो q डैश/c × dq, प्रारंभ में आवेश 0 और अंतिम आवेश कितना q, ठीक। इसकी लिमिट हो गई। अब इसको हम लोग करेंगे साल, तो देखिए जो c है, आप जानते हैं किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह क्या होती है, नियत होती है, ठीक है। हम आवेश बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, लेकिन विभव और आवेश और विभव का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहता है, c हमेशा नियत रहेगा। तो जो नियत होता है वो बाहर हो जाएगा, अब बचा क्या q डैश dq, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ s⁴n dx बराबर क्या होता है, s⁴n+1/n+1, ठीक है। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही चीज यहाँ पर हो तो जो उसके ऊपर घात होती है, घात में एक बढ़ जाती है, अब बटे में वही एक बढ़ा हुआ घात ये होता है। तो इसी का उपयोग यहाँ करेंगे, देखेंगे ये q डैश या dq वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसका q के सापेक्ष जब इसका करेंगे समाकलन तो क्या मान आ जाएगा, तो 1/c तो बाहर है ही, q का करना है तो घात इसके ऊपर कितना है 1, तो 1 घात इसके ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वही नीचे भी लिमिट कितना है, देखिए q डैश का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर q तक। अब हो जाएगा यह, आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल के यहाँ पे अपर लिमिट, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो वेरिएबल हमारा q डैश है तो इसके ऊपर पहले अपर मान कितना है q है, तो q डैश यहाँ पे पहले क्या रखेंगे q, तो q स्क्वायर बटा 2 माइनस, फिर लोअर रखेंगे तो q की यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 0 हो जाएगा। इस तरह से यह हो जाएगा 1/2 q²/c, ठीक है। तो किया गया कार्य इतना हो गया। ध्यान दें, आप जानते हैं कि q बराबर cv होता है ना, q बराबर cv, उसी का हम लोग यहाँ उपयोग कर लेंगे। तो q स्क्वायर q के यहाँ पर हम क्या रखेंगे cv, तो हो जाएगा 1/2 c² v²/c, तो एक c से एक आपका कट जाएगा, तो w का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 cv², ठीक है। इसी में अगर आप थोड़ा और परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि c बराबर क्या होता है q/v, तो आप उसको रख दीजिए, c के यहाँ पर q/v रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 q/v, ये हो जाएगा ये आपका v² एक कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2
Q इंटू V। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो किए गए कार्य का जो मान है वह तीन तरह से आपको मिल रहा है। एक यह मिल रहा है, ठीक, एक मिनट, यह नहीं, यह 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दूसरा आपको यह प्राप्त हो जा रहा है और तीसरा यह प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं जो किया गया कार्य है वही तो हमारा स्थितिज ऊर्जा है। इस तरह से जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो क्या हो गई, पहला देखिए 1/2 Q इंटू V, दूसरा कितना है 1/2 CV स्क्वायर, और अगला क्या मिल रहा है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का जो मान है उसके तीन फार्मूले हो गए हमारे पास। पहला हो गया 1/2 QV, दूसरा हो गया 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा जो है वह क्या है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इस तरह से आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कलन विधि से हम लोग प्राप्त किए हैं, और एक आपको सामान्य विधि जो था उसको बताए थे, उसमें हमने क्या मिला था U बराबर 1/2 QV। देखिए यहाँ भी वही चीज़ हमें मिला है, और इसको हम लोग बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या रखेंगे CV, तो अगला मान आ जाएगा यह, और Q यहाँ पर फिर हम लोग एक और मान रख सकते हैं C बराबर Q अपॉन V, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर आते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए इसमें एक प्रश्न लेते हैं हम लोग कि आवेशित चालक वाला लेते हैं कि कोई एक चालक हो जिसके ऊपर कुछ आवेश हो। जैसे इसी में प्रश्न है कि n समान आवेशित छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात करिए, धारिता का अनुपात, विभव का अनुपात, आवेश का अनुपात, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आपका अगला प्रश्न है कि समान रूप से आवेशित समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव और स्थितिज ऊर्जा का मान छोटी बूंद की तुलना में कितना होगा। तो एक जैसे ये दोनों प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व कर दें। चलिए इसी को ले लिया जाए 64 बूंदों वाला। तो देखिए कहा गया है कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या की जल की 64 बूंदें मिलकर, तो 64 बूंदें जो जल की हैं वह मिलकर कितनी बूंदें बन रही हैं, एक बूंद बन रहा है, ठीक है। और यह जो बड़ी बूंद है, इस बड़ी बूंद की त्रिज्या, विभव और स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वह छोटी जो हमारी बूंद है इसकी तुलना में कितना है, ठीक है। तो पहला काम हमने आपको बताया था कि इस तरह के जो प्रश्न है जहां पर छोटे छोटे कई सारे बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनती है, तो पहला काम हम करते हैं इनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात है इसे निकालते हैं। और संयोग से प्रश्न में ये पूछा भी है त्रिज्याओं का अनुपात, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो छोटी छोटी 64 बूंदें थी उन 64 बूंदों में हम मान लें कि प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और ये जो बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई है उस बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर मान ले, ठीक है। तो यह बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो 64 छोटी बूंदों का आयतन। 64 छोटी बूंदें मिलकर तो बड़ी बूंद बनाई है, तो इन 64 छोटी बूंदों का जो टोटल आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आयतन का हम लोग सूत्र जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या आर माने हैं, कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन में 64 से गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा। तो 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई इधर भी है इधर भी है, कट गया आर क्यूब। अभी जो 64 है इस 64 को हम लोग तोड़े तो कितना होगा, 4 चौका कितना होगा बताइए। इसको हम सीधे ऐसे कर लें, 4 चौका 16 चौका 64 होगा ना। जिसको हम सीधे 4 पर घाते 3 लिख सकते हैं ना, गुणे
आर क्यूब। तो इस तरह से आर बराबर हो जाएगा 4r। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। पहला पार्ट क्या पूछा था कि इनका त्रिज्या का अनुपात था, छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्याओं का अनुपात। ये निकल गया। अरे r बाई स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 4। तो पहला संबंध तो हमें प्राप्त हो गया। दूसरा इसमें पूछा गया है कि इनके विभव का अनुपात क्या है। अगर छोटे का विभव यदि हम v माने तो बड़े का विभव छोटे की विभव की तुलना में कितना होगा। तो अब ध्यान देंगे, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह के प्रश्न को हम लोग कल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसमें अब वैसा यहाँ भी है। अब देखिए, ये जो 64 छोटी बूंदें मिलकर जो एक बड़ी बूंद बना रहा है, तो इस बड़ी बूंद का जो विभव है उसको अगर हम v डैश माने और इन छोटी छोटी बूंदों में प्रत्येक का विभव v मान ले, ठीक है, तो v डैश और v में क्या संबंध है यही हमें प्राप्त करना है। तो सुनिए, जो छोटी बूंद है उसका विभव हम लोग v मान रहे हैं, और यह मान लें कि छोटी विभव पर जो आवेश है वह q है और उसकी धारिता c है, तो v बराबर q अपान c। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि जो एक गोलीय चालक होता है उसकी जो धारिता होती है वो कितनी होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, r है, तो यह हो गया। तो इस तरह से हमें एक छोटी बूंद पर कितना विभव है यह मिल गया। ठीक है, अब बड़ी बूंद पे जो विभव है उसको हम v डैश मान रहे हैं, तो इसी तरह से v डैश ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देंगे, बड़ी बूंद पर विभव v डैश माने तो आवेश बटे धारिता। तो बड़ी बूंद पर कितना आवेश होगा, तो आपको मालूम है कि 64 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही तो एक बड़ी बूंद बना है, और एक बूंद पर q आवेश है, तो 64 टोटल आवेश कितना हो गया 64q। तो इस तरह से बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा 64q, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, अब आवेश के जहाँ पे 64q, अब धारिता जो है c के जहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। अब हम लोग इसको व्यवस्थित कर लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध अभी हम लोग प्राप्त किए थे, कितना था, तो कैपिटल R बराबर 4r था। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लें, तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्या होगा, 16q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और आप जानते हैं q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही है ना, किसके बराबर है, v के बराबर है। इस तरह से बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो 16v के बराबर होगा। मतलब एक छोटी बूंद पर जो विभव है उसका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा पार्ट आ गया। अब तीसरा पार्ट जो पूछा गया है वह यह है कि स्थितिज ऊर्जा का मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितना होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। तो अब देखिए, आप लोग छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा निकालें, तो छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा, तो जो सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का U बराबर, तो उसका 3 है, 3 हमारा प्राप्त हुआ था, तो उसमें किसी का यूज करें तो विभव और धारिता वाला ही यूज कर लेते हैं। तो 1/2 CV², क्योंकि हम लोग विभव भी ज्ञात किए हैं और धारिता भी देखें कितना है। तो इस तरह से एक जो छोटी बूंद है अगर हम उसका अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा और उसको हम लोग U माने छोटी बूंद का, एक छोटी बूंद का, तो वह कितना हो जाएगा, छोटी बूंद की धारिता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये धारिता हो गई, और उसका जो विभव है उसको V ही मान रहे हैं अभी, तो V², यह छोटी बूंद का स्थितिज ऊर्जा हो गई। इसी तरह से अगर हम बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा को U डैश से प्रदर्शित करें, तो U डैश बराबर 1/2 इंटू C, तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R कैपिटल R। ठीक है, और उसका जो विभव V डैश²। ठीक है, अब चलिए 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R स्मॉल r की तुलना में कितना था, तो आपको मालूम ही था कि वह कैपिटल R बराबर 4r हम लोग प्राप्त किए हैं। तो अब कैपिटल R के यहाँ पर क्या रख देंगे 4r। V डैश,
अभी हम लोग प्राप्त किए v डैश किसके बराबर है, 16v के बराबर है, तो 16v का स्क्वायर। इस तरह से अब हम लोग इसको देखें तो देखिए हम लोगों को u और u डैश में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी स्क्वायर को एक तरफ रखे रहिए, बाकी सबको किनारे कर लीजिए, ठीक है। तो 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 बच गया, यहाँ 16 का स्क्वायर, जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मान आएगा वह 1024 और ये किसके बराबर है, u के, तो u। इस तरह से एक जो बड़ी बूंद है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह एक छोटी बूंद की तुलना में कितना अधिक है, 1024 गुना अधिक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जैसे कल जो हम लोग पढ़े थे टॉपिक उसका कुछ रिवाइज हो गया यहाँ तक, ठीक है। और आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा जो पढ़े थे उस पर यह हो गया। इस तरह से ध्यान देंगे कि जब भी हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि इतनी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाया, तो सबसे पहले जो हमारा जो काम होगा वह यह हो जाएगा कि हम छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्याओं का संबंध देख लें कि कितना है। उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो छोटी बूंदों का जो टोटल आयतन है वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग त्रिज्या प्राप्त कर लेते हैं, और जब त्रिज्या प्राप्त हो जाती है तो आगे का काम हमारा आसान हो जाता है, ठीक है।